गुड। तो बच्चों हमारा लास्ट लेक्चर जो हुआ है दैट इज अबाउट, ठीक है, CFT। आज हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। तो CFT या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो पहला पॉइंट है कि सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स, इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन है, ठीक है। देयर इज आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, ठीक है। तो वहां पे जो इंटरेक्शन माना गया है ये पहले इनिशियली ये कहा है आयनिक है, ठीक। नाउ द सेकेंड पॉइंट कि ये जो लिगेंड्स हैं इनको माना गया है, लिगेंड्स आर एज्यूम्ड एज नेगेटिव चार्ज, इनको नेगेटिव चार्ज माना गया है, और सेंट्रल मेटल को माना गया है पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल मेटल पॉजिटिव चार्ज है और जो लिगेंड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज। बोलो यहां तक क्लियर है? नाउ अब इनका ये कहना है तीसरे पॉइंट में कि जो सेंट्रल मेटल है उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 डी ऑर्बिटल्स, ये सारे के सारे डीजेनरेट है। डीजेनरेट कहने का मतलब इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल एनर्जी के हैं पांचों डी ऑर्बिटल, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट ये डी के 5 जो ऑर्बिटल्स हैं क्या ये सेम जगह लगे हैं, सबकी सेम एक्सेस है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। ये अगर क्रिस्टल के हिसाब से सोचें, यानी 3 डायमेंशन स्पेस सॉलिड स्टेट में, कि क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है सेंट्रल मेटल। अब ये जो डी के ऑर्बिटल हैं जिसमें पहला हमने डी एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स मान लिया, और एक है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर। तो डी के जो शुरू के 3 ऑर्बिटल हैं वो 3 ऑर्बिटल बच्चों, ये वाले 3 ऑर्बिटल, दीज 3, ये तीनों कहलाते हैं नॉन एक्सियल। जबकि डी के ये बचे वाले 2 ऑर्बिटल हैं ये हमारे हैं एक्सियल। तो डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं उसमें से 3 नॉन एक्सियल हैं और 2 एक्सियल ऑर्बिटल हैं। यानी 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं कि एक्सेस ये रही एक्स और वाई, या वाई जेड या जेड एक्स, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहां और यहां। तो जो एक्सेस है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। दिस वन इज द एक्सेस, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में है, तो ये नॉन एक्सियल। और ये 2 ऑर्बिटल जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो एकदम एक्सियल है, यानी इस एक्सेस पे भी क्लाउड है, इस पे भी है। जेड स्क्वायर का नेचर सबसे अलग है। तो डी जेड स्क्वायर जो है उसका नेचर बेटा एकदम अलग है, उसकी शेप ऐसी है, दैट इज डोनट शेप जो कहलाती है। तो ये है डी जेड स्क्वायर। फिलहाल ये भी आगे पढ़ लेंगे कि जेड स्क्वायर में तो और भी ज्यादा थोड़ा डिफरेंशिएट है। फिलहाल 2 तरह के ऑर्बिटल तो हो ही गए, एक हमारे कहलाएंगे एक्सियल और एक कहलाएंगे हमारे नॉन एक्सियल। एक्सियल ऑर्बिटल बच्चों कौन से हो गए? 3 ऑर्बिटल हमारे हैं नॉन एक्सियल। कौन कौन से 3 नॉन एक्सियल हैं? डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये 3 नॉन एक्सियल हैं। और 2 ऑर्बिटल जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक जेड स्क्वायर, ये दोनों एक्सियल हैं, इनमें भी थोड़ा अंतर है। तो ये अगर हमने एक क्यूब मान लिया और इस क्यूब के यहाँ बीच में सेंट्रल मेटल रहे, और उस सेंट्रल मेटल के चारों ओर का जो उसका स्पेस है 3 डायमेंशन स्पेस, उसमें ये डी ऑर्बिटल स्कैटर्ड है। ये डी ऑर्बिटल इस 3D स्पेस में अरेंज्ड है, ठीक है। और अब जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है बेटा। अब पॉइंट क्या हुआ कि ये जो 3D स्पेस है, इस 3D स्पेस में, इस 3D स्पेस में, ये 3D यानी ये डायमेंशन वाला डी है। तो 3D स्पेस में अब जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, यानी लिगेंड जिसे हमने नेगेटिव चार्ज माना था, उस लिगेंड का नेगेटिव चार्ज जब अप्रोच करेगा किसे,
सेंट्रल मेटल को। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स है ना, इनकी डीजेनरेसी यानी इनकी इक्वल एनर्जी ब्रेक हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में हम अगर हम कहें कि जैसे ही लिगेंड्स आए तो ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी बराबर है। इनके रिपल्शन की वजह से, भैया ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही होता है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इनमें रिपल्शन होता है और इन रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन ये वाली एनर्जी इक्वली नहीं बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि ये वाली एनर्जी इक्वली नहीं बढ़ रही है तो ये क्या हो रहा है, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, ठीक। ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। तो एक पार्ट आपका एक तरीके से कहला रहा है EG, इसे ई से कह देते हैं, जी फिलहाल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही लगता है, और इसे कहते हैं T2G जो कि बेसिकली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लग रहा है, ठीक है। तो डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। कौन से दो पार्ट में स्प्लिट हुए हैं, एक 2 ऑर्बिटल का और एक ज्यादा ऑर्बिटल या 3 ऑर्बिटल का। बोलो क्लियर है यहां तक, एक 2 ऑर्बिटल और एक 3 ऑर्बिटल का, ठीक है। एक सेकंड बच्चों हैं, जस्ट अ मिनट। चलिए हो गया पोस्ट। तो डी के 5 ऑर्बिटल दो लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, वन इज EG एंड अदर इज T2G। कई बार ये स्प्लिटिंग थोड़ी सी होती है यानी ज्यादा नहीं होती, और ये 3 ऑर्बिटल ऊपर 2 नीचे। बेसिकली 3 ऑर्बिटल को कहना चाहते हैं ट्रिपल डीजनरेट, ठीक है। 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है ट्रिपल डीजनरेट, और जब 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है तो इसको कहना चाह रहे हैं डबल डीजनरेट, ठीक है। तो दो तरह के ऑर्बिटल हो गए, एक डबल जी जनरेट और एक ट्रिपल डी जनरेट ऑर्बिटल्स। बोलो भैया यहां तक क्लियर है। तो अब ये पॉइंट आया कब कैसी स्प्लिटिंग होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो बेसिकली बच्चों दो तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, एक हमारे कोर्स में टेट्राहेड्रल है, ठीक है, और अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बता दूंगा स्क्वायर प्लेनर भी है, और एक हमारे कोर्स में है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एनसीईआरटी ने इन दोनों पे फोकस किया है, कंपटीशन में स्क्वायर प्लेनर पे भी क्वेश्चन आ जाती है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, इसकी शेप पे फोकस करो। टेट्राहेड्रल की शेप होती है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, यानी इनके बीच में अगर एंगल 109 है सारे के सारे एंगल, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे क्या हो गए, नॉन एक्सियल, यानी यहाँ लीगेंड एक्सिस पे नहीं लगे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो शेप होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, यानी ये वाला एंगल यहाँ सेंट्रल मेटल से 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तीन अलग अलग एक्सिस आप बता सकते हैं, एक आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, एक वाई और एक जेड, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऑक्टाहेड्रल में जो लीगेंड्स की अप्रोच है, जो लीगेंड लगे हैं वो एक्सिस पे लगे हैं, तो ये सारे एक्सियल ऑर्बिटल हो गए, जबकि टेट्राहेड्रल में नॉन एक्सियल। तो आपको पहला पॉइंट यहां से ये समझना है कि in tetrahedral complex ligands approach through non axis, और अगर वो नॉन एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं तो नॉन एक्सिस की एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच थ्रू एक्सिस, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, जब भैया ये एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो एक्सिस वालों की एनर्जी बढ़ेगी। अब जरा सा अगर आप पीछे देखें तो मैंने ये जो राइट हैंड साइड बनाया है दिस वन, यहां मैंने EG ही लिख दिया था सीधा। बेसिकली एनसीईआरटी में गिवन है G वर्ड हम तभी लगाते हैं जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होते हैं।
फिलहाल यहाँ ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो स्प्लिटिंग का गैप है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बच्चों ये स्प्लिटिंग के गैप से पता चलता है कि लिगेंड हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना था कि अप्रोच कहां से होगी, एक्सेस से होगी या नॉन एक्सेस से। एंड आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे मैंने आपको जो शो भी किया है उससे देखिए, ये मैंने यहीं से शो किया है आपको कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी ये रही स्प्लिटिंग, और ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी ये रही स्प्लिटिंग। अब हम एक एक करके दोनों को दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं आपको हेडिंग करके बता रहा हूं, स्प्लिटिंग इन octahedral complex। एक्चुअली इट इज मोर इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये जरा ध्यान से देखिए। तो यहां का पहला पॉइंट क्या आया, लीगेंड अप्रोचेस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, एक्सियल पोजीशन या एक्सिस। देयरफॉर द एक्सियल ऑर्बिटल्स, जो भी एक्सिस पे ऑर्बिटल है, गेट्स या feels more repulsion than non-axial orbitals। तो बेटा जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं उनको ज्यादा रिपल्शन सफर करना पड़ेगा, एंड क्योंकि बेटा रिपल्शन ज्यादा हो गया, एंड स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस। और ये जो स्प्लिटिंग होगी उसमें फिर क्या होगा, द एनर्जी ऑफ एक्सियल विल बिकम मोर देन नॉन एक्सियल। तो एनर्जी ऑफ एक्सियल को हम क्या कहते हैं, Eg, और नॉन एक्सियल को क्या कह देते हैं, T2G। तो ये एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये रहे डी के 5 ऑर्बिटल, ये लीगेंड की अप्रोच हुई, यहाँ पे लीगेंड की अप्रोच हुई, और इन पांचों की एनर्जी बच्चों बढ़ गई। अब जरा नोटिस करिएगा, जब पांचों की एनर्जी बढ़ गई तो एक बारी तो स्प्लिटिंग ऐसे हुई है, ठीक है, ध्यान देना, एक बार स्प्लिटिंग ऐसे हुई है, ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये 2 ऑर्बिटल है, ये गैप बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई है। और एक बारी स्प्लिटिंग हमने ऐसे दिखा दी है बच्चों कि ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये थोड़ी कम हुई है, ठीक है, ये भी 2 ऑर्बिटल हैं, यहाँ 3 ऑर्बिटल हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो, दोनों जगह एनर्जी जो है दैट इज इनकी ज्यादा ही है, किनकी बेटा, Eg की एनर्जी ज्यादा है T2G से, यहाँ पे भी Eg की एनर्जी ज्यादा है T2G से, बट यहाँ ये जो एनर्जी गैप है ना वो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, और यहाँ ये एनर्जी गैप सिग्निफिकेंट है। जब बच्चों ये एनर्जी गैप बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, यानी हम इसे इस भाषा में ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और डेल्टा एक सिंबल दे दिया गया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए। Whenever delta O is quite large, अब भैया क्वाइट लार्ज किससे लार्ज, तो एक वर्ड दिया गया पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो। When delta O is more than पेयरिंग एनर्जी, इसका क्या मतलब है भैया, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अब पॉइंट आया चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। जब ये गैप कम है तो हम कहेंगे कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी है ना ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो अगला इलेक्ट्रॉन देना है ना उससे ज्यादा एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। एक कॉमन सेंस भी है, जब ये गैप बहुत आप ज्यादा दिखा रहे हैं, ये गैप ज्यादा है, यानी ये दोनों अलग अलग सबशेल्स की तरह काम करेंगे, और अगर ये दोनों अलग अलग सबशेल्स की तरह काम कर रहे हैं तो पहले इस सबशेल को पूरा भरो भाई, तब उधर जाओगे, और ये काम जो भी कराएगा वो कहलाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग लीगेंड। आपको याद है ना कि पिछली थ्योरी में जिसका नाम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, उसने ये नहीं बताया था कि क्यों लीगेंड वीक है, क्यों लीगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्लियर किया, जो लीगेंड ये स्प्लिटिंग करा लेंगे और उनके स्प्लिटिंग में ये वाला रिलेशन आ जाए, वो सारे लीगेंड हमारे स्ट्रॉन्ग लीगेंड आएंगे। और जबकि ये जो डेल्टा O है ये कम हो जाए P से, कहने का मतलब पहला लोन पेयर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा भी ऊपर आ जाए, यानी
एक सरल भाषा में अगर कहना चाहें बच्चों, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये वाले जो ऑर्बिटल हैं, ये अभी भी इन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं कि पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा आगे, पांचवा आगे, ये वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। तो अगर ये पहले की तरह या डीजनरेट की तरह ही अभी भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये वाले लीगेंड ये कहलाएंगे वीक लीगेंड्स या वीक लीगेंड फील्ड इफेक्ट। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कहा गया है कि अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बेटा, अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, तो इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होगी वो दो तरीके से हो सकती है। एक वो जिसमें T2G और EG में एक बड़ा अंतर हो, और ये बड़ा अंतर होने की वजह से यहाँ पहले पूरा T2G भरा जाएगा, बाद में EG। और यहाँ ये भी क्लियर कर दिया गया है कि भैया हुंस रूल लगता है, इसका अपनी जगह लगेगा, इसमें अपना हुंस रूल लगेगा, इसमें अपना हुंस लगेगा, अलग अलग। ये कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग लीगेंड या स्ट्रॉन्ग लीगेंड फील्ड इफेक्ट। और हो सकता है ऑक्टाहेड्रल में ही स्प्लिटिंग कम हो, तो T2G इज नियरली इक्वल टू EG आने लगे। तो अगर T2G और EG नियरली इक्वल आने लगेंगे, तो ये वाले लीगेंड आपके कहलाएंगे, या स्लाइटली इसकी एनर्जी ज्यादा है, वीक लीगेंड। और इसमें ऑल द 5 ऑर्बिटल्स सारे के सारे अभी भी डीजनरेट की तरह बिहेव करेंगे, जबकि यहाँ ये दो अलग अलग सबशेल बन जाएंगी, ये अलग ये अलग। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग लीगेंड भरना है या मुझे वीक लीगेंड भरना है, ध्यान से देखना, यहां स्ट्रॉन्ग लीगेंड, सारी बातें हमारी ऑक्टाहेड्रल के लिए हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग लीगेंड अगर है तो ये दो लेवल में ऐसे टूट गया, ठीक है। वीक लीगेंड है तब भी दो लेवल में टूटता है, बस एनर्जी गैप कम होता है। अब मैं कह रहा हूं डी में पहला इलेक्ट्रॉन भरे, यहां डी के इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं डी में पहला इलेक्ट्रॉन मैंने भरा। अगर बेटा मैंने डी में पहला इलेक्ट्रॉन भरा, तो आप बताइए स्ट्रॉन्ग लीगेंड में यहां आएगा? अरे भाई वीक लीगेंड है तब भी यहीं आएगा पहला। अब मैंने कहा डी में दूसरा इलेक्ट्रॉन भर भाई, तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है चाहे वीक है, दोनों अनपेयर अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन कहा तो तीनों अनपेयर हैं। तो यहां से इस बात का पता चला कि डी में अगर पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है या वीक लीगेंड है। तो पहले 3, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था परसों, अगर आपको ध्यान हो, क्रोमियम का, क्रोमियम में D3 था और अमोनिया आया था, और कोबाल्ट में D6 था, अमोनिया आया था। तो कोबाल्ट में तो D6 में पेयरिंग की गई थी, क्रोमियम में नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि D3 में चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग एक जैसा आएगा। फिलहाल शुरू के 3 में कोई अंतर नहीं होता, यानी डी में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो कोई अंतर नहीं है, चाहे लीगेंड आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अब बच्चों बात करनी है डी में चौथा इलेक्ट्रॉन भरने की। जरा ध्यान दीजिएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिख जाए आराम से कि ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी पहला, दूसरा, तीसरा। अब आपको अगर दिख जाए तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा बेटा, दैट इज हियर, जबकि यहाँ का चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो यहाँ 2 अनपेयर आ रहे हैं, जबकि यहाँ 4 अनपेयर आ रहे हैं। और अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेटा बात माने, वो तो कह रहा था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग लीगेंड दिख जाए तो 2-2 करके इलेक्ट्रॉन भर दो। अरे भाई अगर इसमें 2-2 करके भरते तो 2 अनपेयर कैसे आते? एक भी अनपेयर नहीं आता। तो चौथे इलेक्ट्रॉन का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो कितने अनपेयर आएंगे? 2। जबकि आइडियली या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कि इससे एडवांस है, वो क्लियर करती है कि अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है और डी में 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो 2 अनपेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कोई अनपेयर नहीं होगा। अब बच्चों 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं क्या आएगा। अगर 5वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इट इज सिंपल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये रहा 5वां। और यहाँ पे भी अगर 5वां आप भरेंगे तो आप ऐसे भरेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन अगर आपको दिख रहा हो तो ये एकदम क्लियर है कि डी में 5 भर रहे हैं तो 1 अनपेयर आ रहा है, 2-2 करके भर रहे हैं चाहे कैसे भी 1 अनपेयर, यहाँ 5 अनपेयर।
तो अगर वीक लीगेंड होगा तो D5 में 5 एम्पेयर है, और अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो 1 ही एम्पेयर है। ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मैच करती है। अगर आप सोचना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी यही कहा है, डी में 5 एम्पेयर हैं या 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो वीक वाले में एक एक करके भर दोगे, स्ट्रॉन्ग वाले में दो दो एक करके भरोगे, तो वहां और यहाँ का आंसर सेम है। डी में अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर गए और कोई अनपेयर नहीं है, जबकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो 1 अनपेयर आएगा। और ऐसे ही डी में अगर 7 भरने हैं तो यहाँ 1 अनपेयर आएगा, और अगर यहाँ 7 भरेंगे तो डी में आपके 3 अनपेयर आएंगे। और बच्चों इसके बाद देख लो 8, 9 या 10 दोनों के लिए सेम आंसर आएंगे। 8 अगर भरने हैं तो आप कैसे भरेंगे, 2, 4, 6, 7 और 8 यानी 2 एम्पियर। यहाँ पे भी जरा भर के देख लीजिए, यहाँ पे भी अगर आप भर के देखें तो 8 कैसे भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वही 2 एम्पियर यहाँ है, वही यहाँ है। तो डी में 1, 2, 3 हो या 8, 9, 10 हो, या आगे के भी आप करके देख लीजिए। अगर 9 भर रहे हैं तो कॉमन सेंस है ये 1 एम्पियर आएगा, यहाँ पे भी अगर आप 9 भरेंगे तो 1 ही एम्पियर आएगा। तो ये और ये कंडीशन सेम है। और डी में अगर आप 10 भर रहे हैं तो कोई अनपेयर नहीं है, इट इज अ कॉमन सेंस। या डी में यहाँ भी 10 भरेंगे तो कोई अनपेयर नहीं आएगा। तो 8, 9, 10 या 1, 2, 3 में तो चाहे वीक लीगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग, रिजल्ट्स आर सेम, अनपेयर सेम रहते हैं, हर चीज सेम रहती है। लेकिन 4 से लेके 7 तक इन 4 कंडीशन पे आपको फोकस करना है, और इन 4 कंडीशन में D4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आंसर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैच नहीं करता। और अगर कोई बच्चा वैल्यूज में जाना चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारा EG यानी एक्सियल में जाता है तो उसकी वैल्यू हम 0.6 मानते हैं, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन T2G में जाता है तो 0.4 मानते हैं। और यहाँ पे T2G की वैल्यू कम है तो उसको माइनस साइन दे देते हैं, और EG वैल्यू को प्लस। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो पहले वाले का आंसर -0.4 है, दूसरे वाले का आंसर -0.8 है, और तीसरे वाले का आंसर -1.2 है, और यही वैल्यूज यहाँ है, तीनों में सेम है। बट चौथे में वापस इलेक्ट्रॉन यहीं गया है, तो ये -1.6, फिर -2 और -2.4। जबकि इनकी अगर बात करें इनकी, तो यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो 1.6 जो था उसमें यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर आया है, तो 4 3 या 12, 12 में 6 गया, 6 बचा, खाली ये 0.6 आएगा। यहाँ इसका आंसर 0.6 होगा, क्योंकि ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसके लिए प्लस के 0.6 वैल्यू है, और पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ इसकी वैल्यू 0 हो गई है। छठा इलेक्ट्रॉन वापस नीचे चला गया तो फिर माइनस के 0.4 से शुरू हुई, फिर माइनस के 0.8 होगी, एंड सो ऑन। फिलहाल आपको वैल्यूज की इतनी ज्यादा अभी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कंपटीशन में आता है और कहीं नहीं आता। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया। एक बारी मैं समरी रिपीट करता हूं। देखो भैया, पहला पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेटल और लीगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन। सेकंड पॉइंट, d subshell has 5 orbitals, but it has 2 different levels, one having non-axial orbital and other having axial orbital. They are degenerated till when ligand do not approaches. अगर ligand नहीं आया है तो degenerate है, but once the ligand approaches then the degeneracy is broken down. Now the energies are different. अब ये दो लेवल में बट जाते हैं, नॉन एक्सियल और एक्सियल। इफ ligand approaches from axis, ये अगर एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और जो बच्चे समझ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी एक्सिस से ही लीगेंड आता है। ठीक है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें भी लीगेंड बेटा कहां से आएगा, एक्सिस से आएगा। ठीक है, और जब ये एक्सिस से आएगा तो इसका नाम EG रखा गया है, इसका T2G रखा गया है, तो EG की वैल्यू ज्यादा होगी T2G से। तो हमेशा ये वैल्यू अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो EG T2G से ज्यादा होगा।
बट इसमें फिर दो बना दिए गए हैं कि कई बार ये जो T2G है और ये जो EG है, इनका गैप कुछ ज्यादा नहीं होता, और अगर ये गैप ज्यादा नहीं होता तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहले भरिए, फिर पेयरिंग करिए, जस्ट एज बिफोर एज डीजनरेट 5 ऑर्बिटल। बट कई बार ये वाला एनर्जी गैप काफी ज्यादा होगा, ये दूर दिखाया है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा भी यहाँ भरना पड़ेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड फील्ड इफेक्ट कहलाता है, जिसे हम जनरली स्ट्रॉन्ग लीगेंड कह देते हैं, बट इट इज लीगेंड फील्ड इफेक्ट। तो एक वीक लीगेंड फील्ड इफेक्ट है और एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड फील्ड इफेक्ट है। और यहाँ पे ये वाले ऑर्बिटल जो खाली हैं, फिर ये वाले खाली ऑर्बिटल अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, बट पहले लेवल पे क्या होगा, पहले आयनिक इंटरेक्शन होगा और बाद में वो होगा। बोलो क्लियर है बेटा? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गया? सर आ गया। थोड़ा बहुत तो आया होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट अभी बताए गए हैं। अब ये कहा गया कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, तो उसमें ये कहा गया है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है, उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लीगेंड अप्रोच करता है नॉन एक्सिस से। भैया कॉमन सेंस की बात करना, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, यानी एक्सिस इज ए प्रिसाइज, अ डेफिनेट लाइन, अ डेफिनेट डायरेक्शन, एंड नॉन एक्सिस यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। नॉन एक्सिस का दायरा बहुत बड़ा है, यानी अगर एक्सिस से कोई लीगेंड अप्रोच करता है तो उसकी रिपेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी। नॉन एक्सिस से कोई अप्रोच करता है तो वो जरूरी नहीं है कि नॉन एक्सिस वाला 100% उसको रिपेल कर पाए, इसलिए लीगेंड की रिपेलिंग पावर नॉन एक्सिस वालों में काफी कम होती है। और अगर नॉन एक्सिस में रिपेलिंग पावर कम है तो यहाँ का जो EG है, मतलब जो G वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, सॉरी, तो यहाँ पे जो E वर्ड है यानी डबल डीजनरेट है, और जो दूसरा ट्रिपल डीजनरेट है, उसमें जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम ही रहता है। यहां तक कि ये देखा गया है कि टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग पावर है वो ऑक्टाहेड्रल से उल्टी है, यानी EG और TTG का साइन उल्टे होंगे, और ये वाली वैल्यू -4y9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल है, इससे बहुत कम है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब भी होगा तो ये माना गया, उसमें आप हमेशा वीक लीगेंड फील्ड इफेक्ट मानिएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब होगा तो ये 5 की एनर्जी पहले आप बढ़ाएंगे बच्चों, और बढ़ने के बाद ये जो गैप है ये कभी आपको ज्यादा नहीं दिखाना है, ये ऐसे ही दिखाना है, ये 3 ऊपर हैं, ये 2 नीचे हैं, बट ये अभी भी इन्हीं की तरह बिहेव कर रहा है। टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं हुआ। अब एक आध बच्चा जो समझना चाहे खाली, ऑक्टाहेड्रल के जैसा ही एक और कॉम्प्लेक्स है जिसे स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, उसमें क्या होता है, ये D के 5 ऑर्बिटल, पांचों की एनर्जी बढ़ी, और अब यहाँ पांचों की एनर्जी बढ़ने के बाद थोड़ी सी स्प्लिटिंग होगी, ये स्प्लिटिंग हुई, और स्प्लिटिंग होने के बाद ये 2 A3 हो गए। ओहो डायग्राम, चलो सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो स्प्लिटिंग मैंने अभी आपको दिखाई है, ये ऑक्टाहेड्रल जैसी दिखाई है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में भी लीगेंड बेटा एक्सिस पे लगे थे, और स्क्वायर प्लेनर में भी लीगेंड एक्सिस पे ही लगे हैं। बट आपको भी पता है स्क्वायर प्लेनर, इसमें तो 2 ही एक्सिस आएंगी ना, एक्स वाई, तीनों एक्सिस थोड़ी आएंगी, इसमें जेड तो आएगी नहीं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो स्क्वायर प्लेनर वाले हैं उसमें जेड एक्सिस से लीगेंड जो है, बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि यहाँ डी के जो 2 ऑर्बिटल हैं, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक जेड स्क्वायर है। तो उनका कहना था कि यहाँ स्क्वायर प्लेनर जो शेप है उसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, एक्स और वाई। इसका मतलब एक्स और वाई से लीगेंड अप्रोच कर रहा है, जेड से नहीं कर रहा। तो उनका कहना है ये फिर स्प्लिटिंग हो जाती है, तो यहाँ फिर स्प्लिटिंग हो गई और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, यानी एक बार फिर स्प्लिटिंग होती है। और इसलिए जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो बेटा पहले 3 ऐसे
फिर चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां, आठवां, फिर ये वाली जगह आती है। तो डी में जब हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और एक ऑर्बिटल खाली है, भैया कैसे खाली? यहां सोचो बेटा, अगर यहाँ या फिर इससे पहले कहीं पे भी अगर आप देखें, आपको डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो दोबारा ही बना देता हूं। अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अगर ये लेवल आप सिर्फ इसमें तोड़ेंगे, सिर्फ इसमें तोड़ेंगे, और मैं कहूं 8 इलेक्ट्रॉन भरो और एक ऑर्बिटल खाली भी रह जाए, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आप पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यहां, अगर इनकी एनर्जी बराबर है तो आठवां भी यहीं आएगा ना भाई। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, आठवां यहां भरना है। तो ये कैसे संभव है आठवां यहां? इसका मतलब यहां पे पहले और स्प्लिटिंग होगी, और इसलिए ये वाला आठवां इलेक्ट्रॉन और यहां आ गए, फिर ये ऑर्बिटल खाली हो गया हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। अब एक दो बच्चों को शायद समझ में आ जाए कि मैंने एक एग्जाम्पल कल परसों दिया था, कॉपर टेट्रा अमीन सल्फेट, और इसमें इसको शुट्जर्स रिएजेंट भी कहते हैं। इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉपर की DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। यानी वैसे अगर आप सोचें ये 3D9 है, और 3D9 में ये कैसे संभव है कि अंदर का d ऑर्बिटल खाली हो जाए? तो भैया वो d ऑर्बिटल इस तरीके से खाली किया जाता है कि ये स्प्लिटिंग दिखाई जाती है, और अगले ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी इससे कम दिखाई जाती है। मतलब आगे के इनकी जो एनर्जी बढ़ गई है, ये आगे तक चले गए हैं, ये वाला, और इसलिए ये वाला d ऑर्बिटल अभी भी अवेलेबल रहता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और जिसकी एनर्जी कम है वहां इलेक्ट्रॉन चला जाता है, 9th इलेक्ट्रॉन। फिलहाल ये कॉपर टेट्रा अमीन सल्फेट था, ये एक्सेप्शनल केस जो वहां का था वो है। बोलो बच्चों, यहां तक अब आपको क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? ये डी के 5 ऑर्बिटल, लीगेंड आने के बाद पांचों की एनर्जी बढ़ जाना, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाना। अगर ऊपर 3 ऑर्बिटल दिखाए हैं T2G, नीचे EG दिखाया है, तो ये गैप आपको कम दिखाना चाहिए, और नीचे 3 ऑर्बिटल यानी T2G नीचे है और ऊपर 2 ऑर्बिटल EG ऊपर है, ये गैप ज्यादा है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये टेट्राहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल में भी स्प्लिटिंग दो तरह से हो सकती है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। टेट्राहेड्रल में एक ही तरीके की है, ऑलवेज वीक है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब इस थ्योरी में भी ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे ड्रॉबैक आए, लेकिन एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसके पीछे ये लिख दिया, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना फेल हुई कई जगह, और उसकी थ्योरी की जगह फिर हमें देनी पड़ी यहाँ पे इससे भी एक एवॉल्व थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ी है, वो इससे भी आगे की थ्योरी है। मतलब इसके भी बाद दो थ्योरीज और आई हैं। फिलहाल एनसीईआरटी ने एकदम क्लियर कर रखा है कि हमें इसके आगे की कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, बस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक ही फोकस करना है, इसके आगे नहीं करना। बोलो बच्चों, क्लियर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? ठीक है, अब इसको पढ़िए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बुक से पढ़िए, और इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया कल भी करेंगे। बच्चों शायद आपको सर ने बता ही दिया होगा, ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट इश्यूज, कि उन्होंने कहा है कि ऑल द एजुकेशन सेंटर्स शुड बी क्लोज टिल 23rd, और केसेस तो बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है, और थोड़ा बहुत भी अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना हो, सो प्रिकॉशनरी हम कह रहे हैं कि इस वीक ऑनलाइन क्लासेस चलाना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप सो इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम तक क्लासेस हम ऑनलाइन रन करेंगे। ओके, ठीक है, बोलो। जी सर। वेरी गुड। तो अभी कुछ टाइम तक आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही रहेंगी।